दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 25। दोस्तों आज के अभ्यास सेट का पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए सूची 1 में महापुरुष और सूची 2 में उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों को दिखाया गया है। महात्मा गांधी ने न्यासिता यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन का, जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत का और विनोबा भावे ने सर्वोदय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार से सूची का सही मिलान आपके हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी न्यासिता, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, जवाहरलाल नेहरू पंचशील और विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से संबंधित हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन एक गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का अंग नहीं था? देखिए ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ, गोरक्षा संघ और सांप्रदायिक सद्भाव संघ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का अंग नहीं था। तो सही उत्तर है सांप्रदायिक सद्भाव संघ जो है ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का अंग नहीं था। इसके अलावा गोवध निषेध, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और तालीमी संघ, ग्राम उद्योग संघ ये सभी गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के प्रमुख अंग रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि किस हिंदू शास्त्र में ये कहा गया है, यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। ऑप्शन देखिए भगवत गीता, महाभारत, मनुस्मृति और ऋग्वेद। तो सही उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति, ऑप्शन सी। दोस्तों मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र यानी स्मृति है और मनुस्मृति में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत या घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह 8 प्रमुख देवताओं के अंशों से निर्मित है, इसलिए मनुष्य के आकार में वो ईश्वर है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने युवा मार्क्स यानी तरुण मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है? ऑप्शन देखिए अल्थुजर, लेनिन, मिलीबैंड या लग्जमबर्ग। तो सही उत्तर है अल्थुजर। देखिए दोस्तों अल्थुजर ने अपनी रचना फॉर मार्क्स में युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स में अंतर स्थापित किया है। युवा मार्क्स में व्यक्ति मुख्य है और प्रौढ़ मार्क्स में वर्ग प्रधान है। अल्थुजर ने ये विभाजन मूलतः मार्क्स की रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती विचारों के अंतर के आधार पर किया है। तो याद रखिएगा यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स के बीच का अंतर अल्थुजर ने बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्यवाद जो कि कम्युनिज्म था इसको एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म या एशियाई स्वरूप में इसको माओ त्से तुंग यानी माओ ने अनुकूलित किया है। और माओ का विश्वास मूलतः एक ऐसी क्रांति से है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के द्वारा लाई जाए और माओ का ये दृढ़ विश्वास था कि चीन और दूसरे एशियाई देशों में वहाँ के कृषक वर्ग क्रांति लाने में समर्थ हैं। तो इस तरह से साम्यवाद को एशियाई रूप में माओ द्वारा इसको रूपांतरित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर विरोधों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप में से कई साथी जानते भी हैं, माओ यानी माओ से तुंग अंतर्विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक है। देखिए दोस्तों, अंतर्विरोध का सिद्धांत साम्यवादी चीन के जनक माओ से तुंग द्वारा दिया गया और इसके अंतर्गत माओ ने ये तर्क दिया कि अंतर्विरोध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अंतर्विरोध, और एक अंतर्विरोध की समाप्ति के बाद दूसरा अंतर्विरोध पैदा हो जाता है और इस अंतर्विरोध से निपटने के लिए राज्य को अधिकतम शक्ति धारण करनी चाहिए, क्योंकि यह एक शाश्वत चलने वाली प्रक्रिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी और नसों के बराबर होती है? लेनिन, एम.एन. राय, मार्क्स या फिर जयप्रकाश नारायण? तो सही उत्तर है मार्क्स। दोस्तों, मार्क्स का कथन है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी और नसों के बराबर होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत वो मानता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं और श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। और ये जो श्रम शक्ति है जिसको श्रमिक उत्पादन कार्य में लगाता है, ये श्रमिक के दिमाग, मांसपेशी और नसों के बराबर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने राज्य को बुर्जुआ वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा? ऑप्शंस देखिए, लेनिन, एंजल्स, स्टालिन या मार्क्स ने? तो सही उत्तर है मार्क्स। दोस्तों देखिए, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राज्य को पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति बताया है और एंजल्स के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए यंत्र मात्र है। तो याद रखिएगा, राज्य को बुर्जुआ वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति ये मार्क्स ने माना है। अगला प्रश्न है, कल्चरल रिवॉल्यूशन यानी सांस्कृतिक क्रांति के लिए कौन सा विचारक जाना जाता है? तो उत्तर है कल्चरल क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन माओ से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, सांस्कृतिक क्रांति माओ के महत्वाकांक्षा की उपज है और माओ के अनुसार सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि औद्योगिक क्रांति, क्योंकि वह ज्ञान की नई प्रणाली का सृजन करती है और ये जनसाधारण को औद्योगिकरण की मूल्यवत्ता का अनुभव कराती है। तो याद रखिएगा, सांस्कृतिक क्रांति माओ की देन है। अगला प्रश्न आसान सा है और एक पुस्तक है, आपको बताना है ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जे.एस. मिल। दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल ने आचार शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषयों पर लिखा है और राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उसकी दो रचनाएं स्वतंत्रता यानी ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में प्रकाशित हुई और प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। और मिल को दोस्तों अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न भी एक पुस्तक है, आपसे पूछा गया है कि द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, इतिहास का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है हीगल। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हीगल हैं और इसमें उसने राज्य संबंधी सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। हीगल जर्मन एकीकरण आंदोलन से इतना अधिक प्रभावित था कि राज्य को ईश्वर यानी दैवी प्रतिरूप तक मान बैठा है और वो राज्य व्यक्ति का विराट रूप मानता है और राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो का कथन है। और दोस्तों देख लीजिए, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल की पुस्तक है जो कि जर्मन आदर्शवाद का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं आपके जेरमी बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल या अरस्तु? तो सही उत्तर है बेंथम। दोस्तों, ये कथन प्रसिद्ध उपयोगितावादी विचारक जेरमी बेंथम का है कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, आप जानते भी हैं, ये कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है।
ये कथन किसका है? बोदा, रूसो, लाक या हाब्स? तो सही उत्तर है हाब्स का। दोस्तों ये कथन हाब्स का है और संप्रभुता के बारे में विचार व्यक्त करते हुए हाब्स ने कहा है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार है। संप्रभुताधारी ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है और राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र है, वह उनसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु यानी मुक्त समाज का दुश्मन मानता है? तो सही उत्तर है कार्ल पापर। देखिए दोस्तों, कार्ल पापर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का दुश्मन माना है। उसने प्लेटो को स्वप्नदर्शी और सर्वाधिकारवादी मानते हुए ये लिखा है कि उसके तत्वमीमांसा सिद्धांत सर्वथा भ्रामक हैं और उसके राजनीतिक परिणाम अत्यंत विनाशकारी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस क्रम में राजनैतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उनका सही क्रम बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आएगा मैकियावेली। ये 16वीं शताब्दी में इटली का प्रमुख राजनीतिक विचारक रहा। हास जो है 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में। रूसो ये देखिए 18वीं शताब्दी में। और मिल जो है ये 19वीं शताब्दी के मध्य में। तो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले मैकियावेली, फिर हाब्स, रूसो और मिल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, ऑप्शंस हैं संप्रभु, समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का एक वर्ग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कॉमनवेल्थ दोस्तों, हाब्स के लेवियाथन में जो कॉमनवेल्थ है वो समाज, राज्य और सरकार के लिए जो सामूहिक नाम है उसको वो कॉमनवेल्थ की तरह प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? ऑप्शन देखिए, कैटलिन, एम बी फोस्टर, कार्ल पॉपर या बार्कर? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम बी फोस्टर। दोस्तों एम बी फोस्टर ने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है और फोस्टर का मानना है कि प्लेटो का सामाजिक न्याय का विचार भवन निर्माण करने वाले शिल्पी अथवा वास्तुकार जैसा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? सत्य, कर्तव्य, शक्ति या कानून? तो आपको बताना है कि सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में रूसो किसे मानता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कानून को। देखिए, सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है और रूसो के अनुसार मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं। पहला समुदाय के कल्याण की इच्छा और दूसरी स्वार्थपूर्ण इच्छा। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज के कल्याण अथवा भलाई की इच्छा है और इसके साथ ही उसने सामान्य इच्छा को सदैव सत्य माना है, यानी यह इच्छा सत्य का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन इसकी अभिव्यक्ति कानून के रूप में होती है। सदैव सत्य सामान्य इच्छा और ये कानून के रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नव संस्थावाद किस पर बल देता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नव संस्थावाद जो है ये संस्थाओं पर बल देता है, न कि व्यक्तियों पर। अगर आप समझने का प्रयास करें तो संस्थावाद या इंस्टीट्यूशनलिज्म व्यक्ति और समाज कल्याण के लिए और शांति कायम रखने के लिए व्यक्तियों पर विशेष बल देता है, वहीं नव संस्थावाद संस्थाओं पर अधिक बल देता है, न कि व्यक्तियों पर। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अवधि में उत्तर व्यवहारिकता प्रमुखता की ओर बढ़ा है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद 1960 और 70 के दशक में प्रमुखता की ओर बढ़ा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन व्यवहारवाद की तरह ही डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में किया और ये व्यवहारवाद का संशोधन है, खंडन नहीं है। तो व्यवहारवाद के प्रतिपादक भी अगर जो देखा जाए या राजनीति विज्ञान में इसको प्रमुख रूप देने का श्रेय डेविड ईस्टन को जाता है और 1960 से 70 के दशक में डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को भी जो है लाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
अगला प्रश्न है प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी उत्तर व्यवहारवाद से प्रासंगिकता का सिद्धांत संबंधित है। और डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में घोषणा की और इसे एक वास्तविक क्रांति की संज्ञा दी थी। उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवाद के गुणों जैसे तथ्यों को बनाए रखते हुए मूल्यों के सामंजस्य पर बल दिया गया और उत्तर व्यवहारवाद में प्रमुखता से प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता पर बल दिया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न एक बुक है, हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है हिंदू पॉलिटी पुस्तक केपी जायसवाल की बुक है और ये 1924 में, याद रखिएगा 1924 में प्रकाशित पुस्तक है। इस पुस्तक में केपी जायसवाल ने भारतीय गणराज्य का प्रतिनिधित्व और सामूहिक निर्णय लेने के सिद्धांतों के आधार पर प्राचीन दुनिया के पुराने और सबसे शक्तिशाली लोगों में भारतीयों की गणना या हिंदुओं की गणना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ पर स्थित है? प्रथम लहर, द्वितीय लहर, तृतीय लहर या चतुर्थ लहर? तो सही उत्तर है हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत द्वितीय लहर में स्थित है। और आप जान लीजिए दोस्तों, पहली लहर 1892 से 1942 के बीच आई थी, दूसरी लहर 1960 के दशक तक जारी रही, जबकि तीसरी लहर की शुरुआत 1974 में हुई। तो इस तरह सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत द्वितीय लहर में शामिल है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डेविड ईस्टन। देखिए, डेविड ईस्टन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण नाम है। और व्यवहारवाद का आशय मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना है, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम को विकास करने का श्रेय डेविड ईस्टन को जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिटन समिति प्रतिवेदन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, एशिटन समिति प्रतिवेदन प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग से संबंधित है और इसका गठन यूनाइटेड किंगडम में 1944 यानी 1944 में किया गया था और इसका प्रतिवेदन प्रशिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न एक परिभाषा है, किसने कहा है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? तो सही उत्तर है ये परिभाषा डेविड ईस्टन की है। डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है और उनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में व्यवस्था उपागम का सिद्धांत दिया है और इसमें राजनीतिक व्यवस्था उपागम का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन है आपके जे.एस. मिल, आइजिया बर्लिन, टी.एच. ग्रीन या अर्नेस्ट बार्कर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आइजिया बर्लिन। दोस्तों देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है, ये कथन आइजिया बर्लिन का है। और बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत बहुलवाद के अनुरूप है, क्योंकि वह स्वतंत्रता को अनेक मूल्यों में से एक का दर्जा देता है। इसके प्रयोग क्षेत्र को अन्य मूल्यों जैसे समानता, न्याय, उपयोगिता आदि की मांगों के अनुसार विस्तृत या संकुचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो किस भाषा का शब्द है? तो आप जानते हैं लिबर्टी या लिबरलिज्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता अथवा मुक्तता की दशा और इसका अर्थ बंधन रहित होना भी होता है। तो याद रखिएगा, उदारवाद लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतर है और उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ बंधन मुक्त अथवा मुक्तता की दशा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर टॉमस मूर, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो उत्तर है स्वप्निल समाजवाद,
देखिए, यूटोपियन सोशलिज्म, स्वप्नलोकी समाजवाद या स्वप्निल समाजवाद से मूर, फोरियर और रॉबर्ट ओवेन को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वो कौन सा दल है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा द रेडिकल सोशलिस्ट एंड रेडिकल रिपब्लिकन पार्टी, जिसको कि फ्रेंच पार्टी रिपोलिजेटिन रेडिकल एंड रेडिकल सोशलिस्ट कहा गया है। तो ये रेडिकल पार्टी है जो अब विघटित हो चुकी है। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी, जिसको फ्रेंच पार्टिकल रेडिकल या रेडिकल पार्टी ऑफ फ्रांस कहा जाता है। ये फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल रहा जो कि अब विघटित हो चुका है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो सही उत्तर है जे ब्राइस। दोस्तों, ये कथन ब्राइस का है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। पैरेटो, मोस्का, मिचेल्स और डेविड ईस्टन। तो सही उत्तर है डेविड ईस्टन दोस्तों लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। और आप जान लीजिए कि लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है या अभिजन वर्गीय सिद्धांत है, इसके प्रमुख विचारकों में पैरेटो, मोस्का, मिचेल्स हैं। ये लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं और इसे निरर्थक मानते हैं। इनका मानना है कि सदैव मुट्ठी भर लोगों द्वारा ही राज्य के शासन का संचालन या राज्य सत्ता का संचालन किया जाता है। अन्य लोग जो होते हैं वो उनके सहयोगी की भूमिका में होते हैं। इनका मानना है कि शासन केवल मुट्ठी भर लोगों को द्वारा ही किया जाता है और लोकतंत्र की ये धारणा कि जनता का शासन है, ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत इसको नकारता है। अगला प्रश्न है, यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वो नष्ट हो जाएगा। ये कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। देखिए, मॉन्टेस्क्यू, अरस्तू, मैकियावेली या फिर जे.एस. मिल, इसमें से किसका कथन है कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वो नष्ट हो जाएगा? ये कथन मॉन्टेस्क्यू का है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, देखिए, मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वो नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? आपको बताना है। बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन या परिवर्तनीय प्रणाली? तो सही उत्तर है क्लोज्ड सिस्टम या बंद प्रणाली। देखिए दोस्तों, प्रबंधन दो प्रणालियों पर कार्य करता है, एक तो बंद प्रणाली और दूसरा खुली प्रणाली। खुली प्रणाली सूचना देने और प्राप्त करने के माध्यम से अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करती है और अंतर संबंध स्थापित करती है। बंद प्रणाली का बाहरी पर्यावरण से कोई संबंध नहीं होता और वो केवल अपने सिस्टम के भीतर ही कार्य करती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में है। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? पहला है, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो बिल्कुल सही। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। तो ये सही है और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका या सरकार और राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वो अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रदर्शन या योग्यता परीक्षा? तो सही उत्तर है मौखिक परीक्षा या वाइवा। दोस्तों, ये प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है, क्योंकि ये परीक्षा परीक्षक के व्यक्तित्व, पूर्व अवधारणा, विचारधारा और आर्थिक कार्यों से प्रभावित होती है। इसलिए ये परीक्षा का सर्वाधिक विवादित रूप है।
अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दोस्तों, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ ये डायसी का विचार है। शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है। प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक का और एकत्ववाद या एकलवादी संप्रभुता जॉन ऑस्टिन के द्वारा ये विचार दिया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 1, 3 और 2 ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। 4, 1, 3 और 2 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सरकार की निम्नांकित व्यवस्थाओं में द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है, आपको बताना है। देखिए, संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था, ऐकिक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघीय व्यवस्था यानी फेडरल गवर्नमेंट। दोस्तों, संघीय सरकार के लक्षणों में द्विसदनवाद, दो सरकार, केंद्र और राज्य शक्तियां, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता, लिखित तथा जो है स्पष्ट संविधान, ये संघात्मक शासन की व्यवस्था होती है। तो याद रखिएगा, द्विसदनवाद संघीय व्यवस्था की अनिवार्य विशेषताओं में शामिल है। अगला प्रश्न एक कथन है। किसने कहा है बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत को निषेधाधिकार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है? ऑप्शन है एटली, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन या एबी अलेक्जेंडर। तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री एटली। दोस्तों, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने अल्पसंख्यकों के बारे में कहा था कि हमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान है और अल्पसंख्यक समाज ऐसे में भयमुक्त होकर रह सके, और दूसरी तरफ हम बहुसंख्यक समाज की प्रगति को रोकने का अधिकार अल्पसंख्यक समाज को नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो ये आप जानते हैं, ये कथन फ्रांस की शासन व्यवस्था से संबंधित है। फ्रांस में शासन व्यवस्था न तो पूरी तरह अध्यक्षात्मक है और न पूरी तरह संसदात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। इसे सामान्यतः अर्ध अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसलिए फ्रांस की शासन व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय शासन प्रणाली की सरकार, और इसी कारण फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध पाया जाता है। आप जानते हैं कि फ्रांस राष्ट्रपति और संसदीय शासन पद्धतियों का मिश्रण है, जिसे क्वासी प्रेसिडेंशियल अथवा क्वासी पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका कौन सी है? तो ये है ब्रिटिश संसद। दोस्तों, ब्रिटिश संसद को दुनिया की सभी संसदों की जननी कहा जाता है और ये दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली संसद है। डी लोमे का प्रसिद्ध कथन है कि ब्रिटिश संसद महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? देखिए, प्लेटो, लॉक, मार्क्स या राल्स द्वारा। तो सही उत्तर है जॉन राल्स ने दोस्तों वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया है। इन्होंने प्रक्रियात्मक न्याय और सामाजिक न्याय को मिलाकर न्याय के व्यापक सिद्धांत की स्थापना का प्रयत्न किया है। राल्स ने अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में ये प्रतिपादित किया है कि न्याय की अवधारणा औचित्य पर आधारित होनी चाहिए, न कि उपयोगिता पर। इसका सार है सभी व्यक्तियों के लिए समान स्वतंत्रता की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है किस देश के? यूके में, फ्रांस में, यूएसए में या भारत में? तो सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में। आप जानते हैं दोस्तों, विधि की उचित प्रक्रिया नामक शब्दावली यूएसए में संविधान में देखा जा सकता है। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, जिसे जापान के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। ये कथन किससे संबंधित है?
तो सही उत्तर है ये कथन जॉन लॉक से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। लॉक का कहना है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए कानून का होना जरूरी है, क्योंकि कानून के द्वारा ही व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। यदि कानून न हो तो मनुष्य को अपने अधिकारों की रक्षा शक्ति के भरोसे करनी पड़े। और लॉक ने अपनी पुस्तक सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के 6वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था? ऑप्शंस हैं देखिए, मैकियावेली, डेविड ईस्टन, थॉमस हॉब्स या जॉन लॉक। तो सही उत्तर है थॉमस हॉब्स। दोस्तों, थॉमस हॉब्स ने राज्य की स्थापना के लिए सहमत के अलावा शक्ति को आवश्यक माना है, और हॉब्स का कहना है कि तलवार के बिना समझौते केवल शब्द मात्र हैं, इसलिए समझौते का क्रियान्वयन जो है उसके लिए संप्रभुता का निरंकुश होना बहुत जरूरी है। यदि प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बचना है तो शासक को बलपूर्वक लोगों से संधि की शर्तों को मनवाना पड़ेगा, और इसीलिए संप्रभुता के निरंकुश शासन का विस्तार हॉब्स के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न एक कथन है सामान्य इच्छा की आलोचना के प्रति, कि सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति ये है कि जहाँ तक ये इच्छा है ये सामान्य नहीं है, और जहाँ तक यह सामान्य है वहाँ इच्छा नहीं है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है L.T. हॉबहाउस। दोस्तों, L.T. हॉबहाउस ने लिखा है कि सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति ये है कि जहाँ तक ये इच्छा है यह सामान्य नहीं है, और जहाँ तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है किसकी? उदारवाद की, मार्क्सवाद की, सर्वाधिकारवाद की या प्रत्ययवाद की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर है कि सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है प्रत्ययवाद की। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, समुदायवाद की संकल्पना व्यक्ति की स्थिति और उद्देश्यों के बारे में व्यक्तिवाद या उदारवाद की मान्यताओं से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, और ये विचारधारा प्रत्ययवाद या आदर्शवाद की एक प्रमुख धारा है। समुदायवाद के चिंतन से जुड़े हुए आरंभिक संकेत हीगल और ग्रीन के विचारों में मिलते हैं। बाद में समकालीन प्रवर्तकों में मैकिंटर, माइकल संडल, माइकल वाल्जर और चार्ल्स टेलर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत या एकत्ववादी सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? राजनीति, वैधानिक, दार्शनिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संप्रभुता की धारणा मुख्य रूप से वैधानिक धारणा है, और संप्रभुता की अवधारणा मुख्य रूप से वैधानिक संप्रभुता है। वैधानिक संप्रभुता उस सत्ता को कहा जाता है जिसको राज्य के लिए विधि निर्माण करने का अधिकार होता है, और उसके आदेश विधि के समान मान्य होते हैं। अगला प्रश्न एक कथन है दोस्तों, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। ये किसने कहा है? तो ये कथन T.H. ग्रीन यानी थॉमस हिल ग्रीन का है। वो कहता है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है, और ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता केवल एक साधन है और साध्य है सामाजिक कल्याण में समान योगदान देने के लिए सबकी शक्तियों को मुक्त करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन इस विचार में अग्रणी है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? तो सही उत्तर है ये कथन अमर्त्य सेन का है, जो डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वलिटी शुड कंसर्न इटसेल्फ विथ इक्वलाइजिंग पीपुल कैपेबिलिटीज, इससे जो है सरोकार रखते हैं। अमर्त्य सेन का कहना है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाटसन ने सेवन या संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंधन और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इनमें से क्या शामिल नहीं है? रणनीति, संरचना, समर्थन और व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, प्रबंधन के द्वारा जो वाटसन द्वारा 7S की धारणा व्यक्त की गई है, सिद्धांत दिया गया है, उसमें संरचना, रणनीति, व्यवस्था, कौशल, तरीका, कर्मचारी और मूल्यों का प्रसार है। इसमें समर्थन शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है किस व्यवस्था में? देखिए, उदारवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में या फिर प्रत्ययवादी आदर्शवादी व्यवस्था में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में। और देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता का श्रेष्ठ सामंजस्य लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में प्राप्त करना संभव है। और आप देख लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर लोकतंत्र व्यक्तियों के स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, वहीं पर समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक समानता की बात की जाती है। इसलिए स्वतंत्रता और समानता का जो सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य है वो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में प्राप्त करना संभव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? तो ये कथन मैकाइवर का है। दोस्तों, मैकाइवर का मानना है कि राज्य विकास का परिणाम है और रक्त संबंध समाज का विकास करता है, बाद में समाज से ही राज्य का जन्म होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ था वो कौन सा सिद्धांत था? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या उपरोक्त तीनों? तो सही उत्तर है डिवाइन ओरिजिन थियरी या दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, जिसके प्रमुख प्रतिपादकों में हाब्स, लॉक और रूसो का नाम है, ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का जो है खंडन करने के लिए विकसित हुआ था और हाब्स, लॉक और रूसो इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया तब इसका व्यवहारिक उद्देश्य था राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करना, और सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने शासक के दैवीय अधिकार को चुनौती देते हुए ये मान्यता प्रस्तुत की कि शासक की सत्ता का सही आधार शासितों यानी जनता की सहमति होता है, न कि ईश्वर की इच्छा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन लॉक और रूसो की सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? देखिए, लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। और उपर्युक्त सभी, तो ये सभी कथन, तीनों ही कथन आपके सही हैं, लॉक और रूसो के समझौता सिद्धांत। और आप जानते हैं कि जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा के विषय में जो कथन दिए गए हैं उसमें सभी जो हैं आपके सही हैं। और रूसो ने हाब्स और लॉक के विचारों का सामंजस्य करके अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत की कल्पना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के सामाजिक समझौते में देखिए, शासक एक पक्ष नहीं है, शासक एक पक्ष है, शासक एक बहुत सक्रिय पक्ष है या शासक एक सक्रिय पक्ष नहीं है? तो सही उत्तर है हाब्स के द्वारा जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया है उसमें शासक जो है एक पक्ष नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और दोस्तों, इस समझौते में व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार लेवायथन को समर्पित कर दिया, जो कि समझौते का कोई भी पक्ष नहीं था। इसलिए सामाजिक समझौता जो है वो शासक और लोगों के बीच न होकर मनुष्यों और मनुष्यों के बीच हुआ, और इसी के परिणाम स्वरूप एक निरंकुश संप्रभु लेवायथन की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? तो आप जानते हैं कि हाब्स जब जिस प्राकृतिक अवस्था की बात करता है उसमें मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। और दोस्तों, इसमें व्यक्ति जो है एक दूसरे का शत्रु था और अपने सुख के लिए वो दूसरों को पराधीन बनाने के लिए भी तत्पर रहता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कथन है कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है H.J. लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। लास्की का कहना है कि अधिकार मानव जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, राज्य समाजों का एक समाज है, ये कथन किसका है?
तो सही उत्तर है ए डी लिंडसे, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य समाजों का समाज है, ए डी लिंडसे का कथन है। और लास्की कहते हैं कि राज्य समुदायों का समुदाय है। और फिगिस का कहना है दोस्तों कि राज्य समाज के संघों के एक संघ के समान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट आदर्शवादी विचारक हैं, इनको आधुनिक आदर्शवाद का पिता कहा जाता है। उनकी मान्यता है कि राज्य सर्वशक्तिमान, त्रुटिहीन और सार रूप में ईश्वरीय संघ है और सारी सत्ता ईश्वर की होती है। उसकी सत्ता का आज्ञा पालन करना पवित्र कर्तव्य है, चाहे उसकी सत्ता अवैध हो तथा ये किसी भी अपहर्ता के पास हो। इसलिए उसने इस बात पर बल दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इमैनुअल कांट का कथन है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य देखिए आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा और इनमें से सभी। तो ये सभी कथन यानी सभी उद्देश्य जो हैं आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान यानी मास्टर साइंस की संज्ञा दी है? तो अरस्तु। दोस्तों अरस्तु यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक और राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस कहा है। और राजनीति शास्त्र के विषय में अरस्तु का कथन है कि ये समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान है। और राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु के द्वारा ही किया गया था और अरस्तु की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा अरस्तु के द्वारा दी गई है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। टीजीटी पीजीटी परीक्षा, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।